यहाँ चेतना के भीतर माइंडस्केप में सब कुछ एकदम घुप्पा अंधेरा था। न कुछ देखने को था, न ही कुछ सुनने को। जेस ने चारों तरफ ऐसे देखा मानो वह किसी अंतहीन जगह में चल रहा हो। उसने सामने हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। ये कौन सी जगह है? न दिशा का एहसास, न कोई अंत, पैरों के नीचे कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा। जेस ने आगे देखा, जैसे उसे किसी चीज का एहसास हुआ हो। उसने सुनने की कोशिश की और उसे धड़कन की एक मध्यम सी आवाज सुनाई दी। ये समझकर कि यह असली है, जेस ने त्योरी चढ़ाई और धीरे से पीछे मुड़ा। उसने लाल बालों वाले एक व्यक्ति को देखा, जिसके हाथ और पैर बेड़ियों में बंधे थे। उसकी लाल आंखें बिना पलक झपकाए जेस पर ही टिकी थीं। लाल बालों वाले आदमी ने मुस्कुराकर पूछा, और कब तक छुपते रहोगे? इस सवाल से हैरान होकर जेस वहीं जम गया। उसकी त्वचा पर ठंडा पसीना बहने लगा और उसका दिल बिना किसी चेतावनी के तेजी से धड़कने लगा। लाल बालों वाला आदमी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, फिर अचानक आगे की ओर लपका। जेस डर के मारे पीछे लड़खड़ा गया। उसे गिरता हुआ देखकर लाल बालों वाले आदमी ने उसे थामने के लिए जंजीरों को नियंत्रित किया। फिर उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और एक सफेद रोशनी के झटके ने सब कुछ घेर लिया। स्कूल की घंटी बजी और जेस अपनी डेस्क पर झटके से जाग उठा। वह ऐसे हाँफ रहा था मानो अभी अभी किसी दुस्वप्न से बाहर निकला हो। उसने अपना हाथ माथे पर रखा, जहां पसीने के अलावा कुछ नहीं था। उसकी सांसें अब भी तेज थीं, दिल शांत नहीं हुआ था और सिर में तेज दर्द था। अभी वह कौन सा सपना था? उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। तभी चार लड़के एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखे, हंसते मजाक करते हुए वहां आए। अचानक रेक्स जेस की डेस्क से जोर से टकराया और गुस्से से भरकर उसकी ओर मुड़ा। तुम्हारी डेस्क इतनी बाहर क्यों निकली हुई है? इसे पीछे करो। दिखता नहीं कि तुम रास्ते में आ रहे हो? जेस इतना डरा हुआ था कि मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। लेकिन किसी चीज ने उसे अपना सिर उठाकर सीधे रेक्स की आंखों में देखने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उनकी आंखें मिली, जेस को अपनी आंखों के आसपास एक तेज जलन महसूस हुई। लाल। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। डर की एक लहर उसके भीतर दौड़ गई और उसने तुरंत माफी बड़बड़ाते हुए नीचे देखा। माफ करना, मैं इसे अभी पीछे कर देता हूं। रेक्स ने जेस को पीछे हटते देखकर ताना मारा और बिना कुछ कहे चला गया। जेस ने हल्का सा सिर हिलाया और अपनी उंगलियों से कनपटी को दबाया। उसका सिर भभक रहा था। अभी क्या हुआ? बेहतर होगा कि इसे भूल ही जाऊं। तभी जेस ने खिड़की के बाहर एक पक्षी को देखा। वह उड़ ही रहा था कि अचानक हवा में वहीं जम गया। जेस ने अविश्वास में अपनी आंखें मली और फुसफुसाया, क्या मुझे वहम हो रहा है? वह पक्षी हिल क्यों नहीं रहा? तभी एक सहपाठी ने ऊपर उंगली उठाकर चिल्लाया, अरे सब लोग छत की तरफ देखो। यह क्या है? सबने ऊपर देखा। छत पर धीरे धीरे एक जादुई आकृति उभर रही थी, जिससे सुनहरी रोशनी निकल रही थी। जेस टकटकी लगाए देखता रहा, मुंह से शब्द मुश्किल से निकल रहे थे। क्या ये चीज क्या है? शब्द उसके मुंह से निकले ही थे कि उस आकृति के केंद्र से रोशनी का एक स्तंभ फूटा, जिसने कमरे में मौजूद सभी लोगों को अंधा कर दिया। सब डर के मारे चीख पड़े और अपने हाथ सिर पर रख लिए। लेकिन पलक झपकाते ही वे सब गायब हो गए। कक्षा पूरी तरह खाली पड़ी थी। डेस्क और कुर्सियों की कतारों के अलावा कुछ नहीं बचा था। खिड़की के बाहर वह पक्षी टहनी से उड़कर दूर चला गया। एक भव्य सफेद महल के भीतर सभी लोग पहुंचा दिए गए थे। दूर एक ऊंचे मंच पर सफेद कपड़ों में एक दिव्य महिला खड़ी थी, जिसके पीछे पंखों का एक जोड़ा फैला हुआ था। उसके पीछे चार सेवक आदर से आंखें झुकाए खड़े थे। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। हम कहाँ हैं? एक और सहपाठी चिल्लाया, यह जरूर कोई मजाक है। हमें अभी वापस भेजो। जेस डर से पीला पड़ चुका था। वह लगातार पीछे हट रहा था, कमरे को पागलों की तरह देख रहा था और मन ही मन बड़बड़ा रहा था, मुझे मत देखो, मुझे मत देखो। तभी वह दिव्य महिला बोली, चुने हुए लोगों, दुनिया की इच्छा द्वारा चुने गए, ग्रैंडिया महाद्वीप में आपका स्वागत है। मैं सेराफीन हूँ। 200 साल पहले एक नायक द्वारा दानव राजा डेमन किंग को सील कर दिया गया था। वह सील अब टूट चुकी है। आपको दानव राजा को हराने का मिशन दिया गया है। जेस ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम जरूर मजाक कर रही होगी। दानव राजा को हराना? मैं तो रेक्स का मुकाबला भी नहीं कर सकता और ये चाहते हैं कि मैं दानव राजा से लड़ूं? रेक्स आगे बढ़ा और चिल्लाया, उस दानव राजा से हमारा क्या लेना देना? तुम्हें क्या लगता है तुम किससे बात कर रही हो? मैं इस सब में शामिल नहीं होने वाला, समझी? मुझे अभी वापस घर जाना है। वापस जाने का रास्ता खोलो। रेक्स ने जेस को एक तरफ धक्का दिया और सेराफीन की ओर बढ़ा। उसने सेराफीन की तरफ उंगली उठाए, अरे क्या तुम बहरी हो? मैंने पूछा हम घर कैसे जाएं? सेराफीन ने रेक्स पर ध्यान नहीं दिया। जब सेराफीन ने कुछ नहीं कहा तो रेक्स का गुस्सा और बढ़ गया। अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूं। जैसे ही सेराफीन बोली, उसके शरीर से रोशनी का एक चमकदार घेरा फैलने लगा और उसकी आवाज ठंडी हो गई, तुम मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हो। रोशनी का वह घेरा तेजी से फैला और रेक्स से टकराया, जिससे वह दूर जा गिरा। वह जमीन पर मुंह के बल गिरा और हिल भी नहीं पा रहा था। रेक्स कराहा और खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करने लगा। सेराफीन शांत कदमों से उसके पास आई और घुटनों के बल बैठ गई।
उसने पास झुककर धीमी आवाज में कहा, रेक्स, इसे मेरे लिए मुश्किल मत बनाओ। तुम मेरे बहुत काम के हो। सेराफीन उठी और सबकी ओर मुड़ी। ग्रैंडिया और तुम्हारी दुनिया के बीच का रास्ता केवल तभी खुलेगा जब दानव राजा पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। उस समय जो भी चुना हुआ व्यक्ति जीवित होगा उसे ठीक उसी पल में वापस भेज दिया जाएगा जहां से वह आया था। तब तक जबरदस्ती रास्ता बनाने की कोशिश करने से आपकी आत्मा पूरी तरह मिट जाएगी। यह एक ऐसा नियम है जिसे मैं भी नहीं बदल सकती। मुझे पता है तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। तुम्हें लगता है ये कोई सपना या मजाक है। तो चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। सेराफीन की हथेलियां सुनहरी रोशनी के छल्लों से चमक उठीं। कमरे में मौजूद हर शख्स शांत हो गया। एक विशाल महाद्वीप धीरे धीरे दिखाई देने लगा। गहरा नीला आसमान, सुनहरी धूप, घने हरे जंगलों के नीचे फैली पर्वत श्रृंखलाएं और चमकती नदियां। हवा में पक्षियों का संगीत गूंज रहा था। तभी आसमान में बिजली कड़की। दुनिया में अंधेरा छा गया और एक दानव ड्रैगन, डेमन ड्रैगन, प्रकट हुआ। ड्रैगन नीचे झपटा और लोगों पर आग की लपटें बरसाने लगा। इमारतें ढह गईं, हर तरफ से चीखें सुनाई देने लगी और पूरी जमीन आग के समुद्र में समा गई। एक नायक पवित्र तलवार लेकर उतरा और ड्रैगन से भिड़ गया। बचे हुए लोग घुटनों के बल गिर पड़े, रोते हुए जीने की भीख मांगने लगे। उसी पल हवा में बर्फ के विशाल क्रिस्टल बने और ड्रैगन को वहीं जमा दिया। धुएं और राख के बीच फटे कपड़ों में एक छोटी लड़की जमीन पर पड़ी थी। उसके होठों पर खून था और आवाज बहुत मध्यम, मुझे बचाओ। रोशनी फीकी पड़ गई और वह दृश्य गायब हो गया। जेस कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर शांति से बोला, मुझे भी फेंक दिया गया था। दादी ही थी जिन्होंने मुझे अपनाया था। जेस के हाथ ढीले लटके थे, लेकिन उंगलियां भींची हुई थीं। फिर उसने अपने दोनों हाथों से सिर दबा लिया। चेहरे पर दर्द के भाव थे, लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे मेरे भीतर से कुछ खींच लिया गया हो। सेराफीन मुस्कुराए, आओ चुने हुए लोगों, अब तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने का समय है। कृपया एक एक करके आगे आएं। रेक्स, क्या तुम सबसे पहले आना चाहोगे? रेक्स ने पलकें झपकाई और आगे बढ़ा। उसने जागृति ग्रंथ पर हाथ रखा। पन्ने पलटने लगे और सुनहरी रोशनी निकली। सेराफीन ने घोषणा की, ए रैंक फायर एफिनिटी असाधारण। रेक्स मुड़ा और जेस की तरफ उपहास भरी मुस्कान से देखा। ए रैंक, कुछ लोग तो मेरे जूते उठाने के लायक भी नहीं है। जेस ने सिर नीचा कर लिया। चारों तरफ से सहपाठी फुसफुसा रहे थे। एक एक करके बाकी लोग भी आगे बढ़े। अधिकांश को बी या सी रैंक मिली, लेकिन कोई भी रेक्स के करीब नहीं पहुंच सका। जल्द ही जेस की बारी आई। वह हिलना नहीं चाहता था, लेकिन पीछे से किसी ने उसे धक्का दे दिया। रेक्स ने चिढ़कर कहा, जल्दी करो, सबका समय बर्बाद मत करो। जेस जैसे जैसे ग्रंथ की ओर बढ़ा, लोगों का मजाक और बढ़ गया। जैसे ही जेस का हाथ ग्रंथ से छुआ, पन्ने अंधी कर देने वाली लाल रोशनी से धधक उठे। जेस के पूरे शरीर से लाल रोशनी निकलने लगी, मानो उसके भीतर से कुछ बाहर निकलने के लिए लड़ रहा हो। सेराफीन भी हैरान रह गई। जेस कांपते हुए बोला, यह क्या है? मेरे अंदर से कुछ बाहर आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि वह बात पूरी करता, वह शक्ति वापस खींच गई, जैसे उसके शरीर के अंदर कोई जंजीर हो। लाल रोशनी एक पल में गायब हो गई। ग्रंथ के पन्ने तेजी से पलटे और रुक गए। जेस ने नीचे देखा। रैंक, ई रैंक दानव आत्मीयता। जेस का दिमाग सुन्न हो गया। वह कुछ सेकंड तक उन शब्दों को घूरता रहा, फिर फुसफुसाया, ई रैंक? कैसे? सेराफीन ने एक हल्की सी तिरस्कार भरी सांस ली और मुंह फेर लिया। उसने बिना किसी भाव के कहा, ई रैंक दानव आत्मीयता। स्किल, ग्लिटनी। अगला। आसपास ठहाके गूंज उठे। रेक्स सबसे तेज हंसा, ई रैंक? जेस, तुम ग्लिटनी अनलॉक करके सोचते हो तुम कुछ हो? यहां से दफा हो जाओ। जेस जमीन पर आंखें गड़ाए मंच से उतर गया। सेराफीन ने गंभीर होकर कहा, अब एक महत्वपूर्ण परंपरा निभाई जाएगी। नियम के अनुसार सबसे कम रैंक वाले चुने हुए व्यक्ति को मॉन्स्टर अबिस के भीतर किसी अज्ञात स्थान पर भेजा जाएगा। जेस वहीं जम गया। रेक्स ने जोर जोर से तालियां बजानी शुरू कर दी। सेराफीन, बिल्कुल सही फैसला। इसके जैसे कचरे को राक्षसों के आगे फेंक देना चाहिए। जेस टूट गया, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। कृपया ऐसा मत करो। मैं तो सबसे छोटे राक्षस से भी नहीं लड़ सकता। ये तो सीधे मौत की सजा है। सेराफीन ने ठंडे स्वर में कहा, तुम इसे इस तरह देख सकते हो। उसने अपनी हथेली में रोशनी का एक सफेद गोला बनाया और उसे जेस की तरफ कर दिया। अगले ही पल रोशनी के एक स्तंभ ने जेस को पूरी तरह निगल लिया। रोशनी के भीतर जेस पागलों की तरह चीखा, नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैं नहीं मरना चाहता। धीरे धीरे आसपास की दुनिया धुंधली होने लगी और जेस ने हार मानकर आंखें मूंद लीं। माइंडस्केप के अंदर जेस घुटनों को छाती से सटाए बैठा रो रहा था। मैं नहीं मरना चाहता। तभी उसके सामने पैरों की एक जोड़ी दिखाई दी। जेस ने ऊपर देखा और कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? सामने खड़े व्यक्ति की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं, काई। जेस का दिमाग खाली हो गया। क्या? मैं तुम्हें नहीं जानता। काई ने नीचे झुककर जेस का कॉलर पकड़ा और उसे ऊपर उठाया।
काई की आंखों में आग जल रही थी। तुम मुझे भी भूल गए? मुझे इस शरीर का नियंत्रण दो। काई ने जेस को जमीन पर पटक दिया। खुद को देखो। तुम हिंसा से डरते थे, नियंत्रण खोने से डरते थे। इसलिए तुमने अपनी वह लड़ने वाली भावना मुझ पर डाल दी और मुझे बंद कर दिया। तुमने एक सीधा साधा इंसान बनना चुना, और इससे तुम्हें क्या मिला? ऐसी जगह जहां वे तुम्हें मारना चाहते हैं। जेस बिना कोई आवाज किए रोता रहा। काई ने जेस के सिर पर हाथ रखा। उसकी आवाज में एक अटल हुक्म था, मुझे नियंत्रण दो। तुम यहां मरने के लायक नहीं हो। जेस ने विरोध करना बंद कर दिया। उसने काई को नियंत्रण लेने दिया। उसके भीतर एक भयानक शक्ति का विस्फोट हुआ। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके बाल जड़ से लेकर छोर तक खून जैसे लाल हो गए। बाहर जेस, अब काई, अचानक जोर जोर से हंसने लगा। रेक्स ने ताना मारा, किस बात पर हंस रहे हो? पागल हो गए हो क्या? काई ने रेक्स की तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने रेक्स को अंदर तक हिला दिया। काई ने अपनी दोनों मुट्ठियों को भींचा और समनिंग एरे पर दे मारा। एरे में दरारें आ गईं। रेक्स का हंसना बंद हो गया। काई पागलों की तरह हंसते हुए बार बार एरे पर घूंसे बरसाने लगा। उसके हाथों से खून बहने लगा, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपना सिर और पूरा जोर लगाकर उस एरे को फोड़ दिया। समनिंग एरे चकनाचूर हो गया। रेक्स डर के मारे एक खंभे के पीछे छिप गया। सेराफीन के चेहरे पर गुस्सा आ गया। एक मामूली ई रैंक ने मेरे समनिंग एरे को तोड़ दिया। सेराफीन ने अपनी शक्ति से एरे को तुरंत ठीक कर दिया और ठंडी हंसी हंसी, ई रैंक तो ई रैंक ही रहेगा। जाओ, जहां तुम्हारी जगह है, रसातल में। सुनहरी रोशनी ने काई को निगल लिया। काई ने जाते जाते हंसते हुए कहा, मुझे लगा था फरिश्ते मुकम्मल होते हैं। लगता है तुम भी इंसानों की तरह डर सकती हो। काई मॉन्स्टर एबिस में जा गिरा, एक ऐसी जगह जो बिल्कुल अंधेरी थी और दीवारें नीली रोशनी से चमक रही थीं। उसके हाथों में काली जंजीरें दिखाई दी और फिर गायब हो गईं। ये जंजीरें, जैसे ही वह डरपोक जागेगा, मैं वापस खींच जाऊंगा। तभी अंधेरे से दर्जनों छिपकलियों ने उस पर हमला कर दिया। काई के चेहरे पर एक खूंखार मुस्कान आई। बढ़िया, थोड़ा वार्म अप हो जाए। काई ने एक एक करके राक्षसों को मारना शुरू कर दिया। लेकिन तभी एक विशाल बॉस छिपकली ने उसके पैर में जहरीला दांत गड़ा दिया। जहर उसके खून में फैलने लगा और उसकी आंखें धुंधली होने लगीं। तभी सामने से एक लेवल 14 एबिस वॉल्फ आ पहुंचा। भिरिये ने काई पर हमला कर दिया। काई की छाती और पीठ पर गहरे घाव हो गए। जहर और जख्मों के बावजूद काई लड़ता रहा। तभी मरी हुई छिपकलियों के शरीर से लाल धागे निकले और काई के भीतर समा गए। उसके सारे घाव तुरंत भर गए। एक स्क्रीन चमकी। काई मुस्कुराया, मुझे ये स्किल सच में पसंद आ रही है। काई ने भिरिये पर छलांग लगा दी। उसने भिरिये को जमीन पर पटका और अपने घूंसों से उसका सिर कुचल दिया। भिरिये के मरते ही उसकी ऊर्जा भी काई में समा गई। काई ने अपनी हथेली से खून की एक बूंद जमीन पर गिराई और जमीन पर एक गहरा गड्ढा बन गया। तो ये स्किल इवॉल्व हो सकती है। वे बेवकूफ महल में ए रैंक समझकर हंस रहे थे। उन्हें क्या पता कि यह क्या चीज है। तभी काई का शरीर भारी होने लगा। जंजीरें उसे वापस खींचने लगीं। नहीं, मुझे वापस मत खींचो। काई की आंखें बंद हो गईं। माइंड एस्केप में काई वापस पहुंच गया। जेस धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने सब देखा, काई। तुम मुझे बचाने के लिए उन राक्षसों से लड़ रहे थे। तुम्हारा पूरा शरीर जख्मी था। जेस ने अपने सिर को पकड़ लिया। लेकिन क्यों? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आता?